हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आ चुका है और इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया जो करंट अफेयर्स है 1.5 ईयर्स के वो सारे वो कवर कर रहे हैं, मतलब पूरी बुक कवर की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इन द ईयर 2022 and 2023, states will be allowed a fiscal deficit of up to 4% of GSDP, of which 0.5% will be related to power sector reform. ठीक है, the fiscal deficit has been estimated at rupees 1661,196 करोड़, मतलब 16.62 लाख करोड़ in the financial year 2022-2023, meaning this time the government will have to borrow or take a loan of rupees 16.62 lakh crore. ठीक है, the government has set a target of bringing down the fiscal deficit to 4.5% of GDP by 2025 to 2026. चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रुपी कम्स फ्रॉम टॉप 5, तो कहाँ से आते हैं? बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ जैसे 35% आता है वहाँ से, जीएसटी से 16%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, इनकम टैक्स 15% एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 7%। ठीक है, अब रुपी गोज़ टू, अब जहाँ आ रहा है एक बार पैसा और दूसरी जगह जा रहा है तो वो भी देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा जा रहा है 20%, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 17%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 15%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 10%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो ये भी 9% है। In order to achieve the vision of self-reliant India, the government had brought PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर 14 सेक्टर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको। द गवर्नमेंट emphasized on creating a strong ecosystem for 5G under the PLI scheme in the budget 2022 and 2023. The government may later declare 5G as the 15th sector of the PLI scheme. Currently there are 14 sectors. ठीक है, in the budget 2023, 22 and 23, an allocation of rupees 19,000 crore has been announced for high efficiency solar PV modules, one of the 14 sectors of PLI. According to this, अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो भी देख लेते हैं। इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2030। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली वो भी देख लीजिए। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है तो उसमें 26 जो हुई थी, द प्राइम मिनिस्टर हैड सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली 280 गीगावाट जो है अभी तक ऑब्टेन की गई है सोलर पावर से। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 60 लाख न्यू जॉब्स इन दीज सेक्टर्स। ठीक है, 60 लाख न्यू जॉब जो है इसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि देंगे। The government has set 4 priorities for development in budget 22-23. Entering the Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at the rate 100 for the next 25 years. अब आगे देख लेते ज़रा, इधर देखिए पीएम गति शक्ति और इधर इंक्लूसिव ग्रोथ और बाकी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल बजट 2022-2023 टू द पॉइंट। अब सिर्फ टू द पॉइंट है वो भी देख लेते हैं क्या क्या उसमें दिया गया है। पीएम गति शक्ति, टू ऑपरेट इट द गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड 7 इंजन्स फैक्टर्स। जो 7 इंजन्स फैक्टर हैं वो भी आप देख लीजिए क्योंकि पीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं है या कौन सा ऑप्शन उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स दे रखे हैं रोड्स,
railways, airports, ports, mass transport, waterways, logistical infrastructure. According to the government, these 7 engines together will take the economy forward. अब important अनाउंसमेंट अंडर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23. ठीक है. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स विल बी started at four locations based on the PPP triple P mode. ठीक है, मतलब रेलवे द कॉन्सेप्ट ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट विल बी ब्रॉट टू द रेलवेज. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 22 to 23. Sorry. 400 new Vande Bharat trains will be developed and manufactured in the next 3 years. ठीक है. 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी सेट अप इन द नेक्स्ट 3 years. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि इन मार्च 2022 India's first PM Gati Shakti cargo terminals was started in Asansol division near थापरनगर स्टेशन, झारखंड. अब पर्वतमाला जो एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में देख लें. नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, द रोपवे विल नाउ बी यूज्ड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. It was included in the Parvatmala project. That is, it will now come under the Ministry of Road Transport and Highways. A national ropeway development program will be run on PPP mode as an alternative to conventional roads in difficult hilly areas. ठीक है, आपने देखे होंगे ना जो रोप के ब्रिज होते हैं हिली एरियाज में, उसी की बात हो रही है यहाँ पे. इन द ईयर 2022 to 23, 8 ropeway project will be started with a total length of 60 kilometer. ठीक है, the government will give an interest free loan of rupees 1 lakh crore to the states for 50 years, under which the states will promote infrastructure in their respective areas. अब एग्रीकल्चर में क्या क्या बात कही गई है इकोनॉमिक सर्वे में. The year 2023 has been declared as the International Year of Millets. ठीक है, keep in mind that the year 2023 was declared as the International Year of Millets by unanimously accepting the proposal presented by the India in March 2021 by the United Nations General Assembly. Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 kilometer wide corridors along river Ganga at its first stage. ठीक है, use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticide and nutrients. ठीक है, आगे क्या बात कहेगी वो भी पढ़ लेते हैं. 5 river link projects were announced in the budget 2022 and 2023 which are as follows. अभी देखिए रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए गए हैं. दमन गंगा को पिंजल से जोड़ना है, फिर पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पेनार एंड पेनार कावेरी. ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे नोट लिखा हुआ, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 44,605 करोड़. वाटर ऑफ केन रिवर विल गो टू बेतवा. ठीक है, ऑन 103 MW of hydro power and 27 of MW solar power will also be produced from this project. तो केन बेतवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा. टॉप 3 सब्सिडीज़ टू बी गिवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023. फूड सब्सिडी देखिए कितनी दी गई है, 2 lakhs
ओके, 2,06,831 करोड़। फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी गई है 1,05,222 करोड़। पेट्रोलियम पे सब्सिडी दी गई है 5,813 करोड़। ठीक है, अब एजुकेशन में क्या क्या बताया गया उसके बारे में देख लेते हैं। द प्रोग्राम ऑफ वन क्लास वन टीवी चैनल विल बी एक्सपैंडेड फ्रॉम 12 टीवी चैनल्स टू 200 टीवी चैनल्स अंडर पीएम ई विद्या योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंडर पीएम ई विद्या योजना। With this all the states will be able to provide supplementary education to the students of class 1 to 12th, class 1 to 12th की बात हो रही है यहाँ पे, in their regional languages, in vocational courses to promote crucial critical thinking skills, to give space for creativity, 750 virtual labs in science and mathematics, and 75 skilling e-labs for simulated learning environment will be set up in 2022 to 23. The establishment of a digital university has been an The establishment of our digital university has been announced in the budget. This university will be built on a network-based hub-spoke model. अब हेल्थ में क्या क्या कहा गया उसके बारे में देख लेते हैं. National Digital Health Ecosystem will be implemented. National Daily Mental Health Program will be launched for better access to quality mental health counseling and care services. For this, a network of 23 telemental health centers of excellence will be established. अब यहाँ पे देखिए NIMHANS will act as the nodal center and IITB Bangalore, सॉरी यहाँ पे IILTB है, IITB ही है शायद, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा वो है, दिख नहीं रहा है, मैं PDF में करेक्ट कर दूँगी और कमेंट भी कर दूँगी आपको, तो आप पढ़ लीजिएगा. बैंगलोर विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट. अब मिशन शक्ति में देखिए, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 will be launched for integrated health benefits to women and children. All the schemes that were there under the Ministry of Women and Child Development have been divided into the schemes given above. अब यहाँ पे आगे देखते हैं. 2 लाख आंगनवाड़ीज विल बी अपग्रेडेड एज सक्षम आंगनवाड़ीज. अब MSME के लिए क्या क्या बातें कहेंगी वो भी देख लेते हैं. उद्यम, ई श्रम, NCS, असीम पोर्टल्स विल बी लिंक टुगेदर टू बेनिफिट MSME. ठीक है, एडिशनल क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड टू ओवर 130 लाख MSME अंडर द ECLGS, मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम, मतलब CGTMSE related to MSME will be revamped. This will enable MSME enterprises to get an additional credit of rupees 2 lakh crore. अब यहाँ पे देखिए रैम्प प्रोग्राम क्या है. रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विल बी शेयर्ड, मतलब ये इसका रैम्प का फुल फॉर्म है. विल बी स्टार्टेड विद एन आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ ओवर 5 years. आगे देखिए क्या है अनाउंसमेंट फॉर MSME के लिए क्या क्या. देखिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन ऑफ CGTMSE, फिर उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट पोर्टल्स, आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन कौन से पोर्टल लिंक करने. फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECLGS एंड स्पेसिफिक फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड इंटरप्राइजेस. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैम्प प्रोग्राम टू इन्हांस एंड एक्सेलरेट द फंक्शनिंग ऑफ MSMEs. द PM डिवाइन, अब क्या है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए. प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. Scheme will be implemented through the North Eastern Council. An initial allocation of 1,500 crore will be made for this. ठीक है, aspirational blocks program. Through aspirational district program, 95% of 112 aspirational districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion,
and basic infrastructure. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 2022-23, the aspirational blocks program will focus on such blocks in those districts. अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है ये भी देख लीजिए. बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और जो बॉर्डर पे है उनके बारे में. लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स. ये तो सच है एकदम. सच विलेजेस ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर विल बी covered under the new Vibrant Villages program. In the year 2022, 1.5 lakh post offices will be connected to the core banking system. 75 digital banking units will be set up in 75 districts by scheduled commercial bank. Ease of doing business 2.0 and phase 2 of ease of living will be launched in this Amrit Kal. ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई वो भी देख लीजिए. अंडर दिस एनी काइंड ऑफ ग्रीन क्लियरेंस विल बी गिवन थ्रू द परिवार पोर्टल. ठीक है. परिवेश मतलब परिवार पोर्टल, परिवेश सच एज एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंसेस. अब सी पेज क्या है. सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट विल बी established for easy winding up of a economy. AVCG animation, visual effect, gaming and comic promotion task force will be formed. The government of Karnataka set up India's first AVCG center in Bangalore in January 2022. Embedded chip-based e-passports will be issued in the financial year 2022-23. अब पासपोर्ट में भी चिप लगा होगा. आगे पढ़िए. Considering the space constraint in urban areas for installation of charging stations on a large scale, a battery swapping policy will be formulated. मतलब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी मतलब आप जो आपकी डिस्चार्ज बैटरी है आप उसको चेंज करके चार्ज बैटरी ले सकते हो, वो यहाँ पे बताया जा रहा है. एडॉप्टेशन ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स विल बी इनकरेज. द टारगेट ऑफ laying optical fiber in all villages including remote areas has been fixed by 2025. Under हर घर नल से जल, additional 3.8 crore families will be covered in the financial year 2022-23. So far 8.7 crore families have been covered. मतलब 3.8 की और आगे की बात हो रही है और यहाँ पे 8.7 जो है करोड़ फैमिलीज़ को कवर किया जा चुका है. ठीक है. हर घर नल से जल. अब आपको कमेंट करके बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. In the year 2022-23, 80 lakh houses, rural and urban, will be built under PM Awas Yojana. The finance minister announced the introduction of digital currency by RBI from the financial year 2022 and 23. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in CO2 savings by 38 MMT annually. Four pilot projects will be set up for coal gasification and conversion of coal into chemical for industries. ठीक है. अब आगे देखते हैं. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये क्या है. विल बी issued in the financial year 2022-23 to mobilize resources for green infrastructure. In the year 2022-23, the alternate minimum tax rate has been reduced from 18.5% to 15%. ठीक है. 18.5 से लेकर कम करके 15% कर दिया गया टू ब्रिंग इक्वालिटी इन बोथ कोऑपरेटिव्स एंड कंपनीज. ठीक है. अर्लियर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ यूज टू पे 18.5% टैक्स एंड कंपनीज़ को कितना देना पड़ता था 15%. तो अब दोनों को बराबर कर दिया गया है.
डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। द देश स्टैक ई पोर्टल, ये भी याद रखिएगा कि देश स्टैक जो है ई पोर्टल है, विल बी लॉन्च्ड। दिस एम्स टू एम्पावर citizens to skill, reskill or upskill through online training. An international arbitration center will be established for the timely settlement of disputes under international justice. On the income from the transfer of virtual digital asset, tax will be charged at the rate of 30% EG. जैसे एग्जाम्पल हो गया क्रिप्टो। The custom duty on cut and polished diamonds and gemstones have been reduced to 5%. ठीक है। Nil custom duty on sawn diamond only. The rate of surcharge on cooperative societies have been reduced from 12% to 7%. ठीक है। अब आगे देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम अंडर बजट 2022-23 टॉप 3। इसमें एक्सपेंडिचर बताया गया है। जैसे मनरेगा हो गया तो उसमें 73,000 करोड़ पे खर्च हो रहा है। पीएम किसान पे 68,000 करोड़ और जल जीवन मिशन पे 60,000 करोड़। अब एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस मिनिस्ट्रीज अंडर बजट 2022-23 टॉप 3 है जो, अब मतलब यहाँ पे ऊपर है ऊपर जो बजट में से बताया गया, और यहाँ पे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने क्या क्या खर्चा किया। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है 5,25,166 करोड़, और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पर 2,17,684 करोड़। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, तो इसके ऊपर 1,99,108 करोड़। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री जो है डिफेंस मिनिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा, इस जो बजट था उसमें सबसे ज़्यादा उसी डिफेंस मिनिस्ट्री पर खर्च हुआ है। चलिए यहीं पे ये बजट तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे जो कि चैप्टर 8 है, और इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये एडिटोरिया का ही बुक है, आपको इसका फुल कवरेज मिलेगा, मतलब आप इस वीडियो के थ्रू आप पूरी एडिटोरिया कवर कर लेंगे। हाँ, ये पार्ट में वीडियो है लेकिन आपको कवर हो जाएगा, 2-3 बार देखेंगे आप तो कवर हो जाएगा आपका पूरा करंट अफेयर्स। ओके। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021-22 was presented in Parliament on 31st January 2022। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड 1 day बिफोर द बजट। हमेशा बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 was prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs under the guidance of Principal Economic Advisor संजय सान्याल। आपको इनका नाम भी याद रखना है कि कौन है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, संजय सान्याल। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ज़रा देख लीजिए। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950-51। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल 1964 द इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द जनरल बजट। मतलब उससे जब 1964 तक जो है इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है, बट आफ्टर 1964 इट वाज प्रेजेंटेड 1 day बिफोर द जनरल बजट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिए हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ इन जीडीपी हुआ है, यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट एज पर जीडीपी। तो यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2021-2022 2020 एंड 21। तो यहाँ पे माइनस में है, मतलब इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, डिक्रीज़ ही होगा, तो -7.3%। और यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट कितना है 9.2%। एडवांस एस्टिमेट फॉर 2021-22 तो यहाँ पे अच्छा हुआ है, मतलब +9.2% है। और यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट कितना है इसका एज़ पर जीडीपी, तो 6.8%। अब आगे देखिए, एडवांस एस्टिमेट फॉर 2022-23 8 to 8.5%। ये सारे डेटा आपको मतलब 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। एनुअल ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12।
अब यहाँ पे देख लीजिए ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात हो रही है। तो इंक्रीज़ इन 2021 से मत ऑर्डर इंक्रीज़ इन 2021 टू 22। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात में देखिए, मतलब इसमें 3+3.6 की इंक्रीमेंट हुआ है, और इधर भी आगे 3.9% का 2022 में हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्री में यहाँ पे -2020 से लेकर के 21 में -7.0%, और इधर इंक्रीज़ इन 2021 टू 22 11.8%। अब सर्विसेज में बात कर लीजिए, -8.4% इंक्रीज़ इन 2021, और उसके इंक्रीज़ इन 2021 टू 22 +8.2%। एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप एक दो बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा, मतलब पढ़ भी लीजिएगा। ईयर में थोड़ा सा वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लिप कर जाता है। शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन नॉमिनल GVA एट करेंट प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे 2021 और प्रोविजनल एस्टिमेट्स यहाँ पे 2021 का और से लेकर के 2022 तक का एडवांस एस्टिमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में कितना है 20.2%, और इधर 22 में कितना हुआ है 18.8%, ठीक है। इंडस्ट्री में 25.9%, और इधर 22 में कितना हुआ है 28.2%, ठीक। सर्विसेज में कितना हुआ 53.9%, और इधर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, 53% ही हुआ है 22 में। आगे देखते हैं। The real GVA of agriculture and allied sector is estimated at 20.4 lakh crores in the financial year 2021 and 21.2 lakh crores in 2021 to 2022. According to the Economic Survey 2021 to 22, agriculture and allied sectors were least affected by the corona epidemic. आप सभी को पता है कि क्या हुआ था, सबसे कम जो अगर इफेक्ट हुआ था तो वो एग्रीकल्चर ही था, बाकी सारी सेकेंडरी पर, टर्शियरी पर, सब पर ही इफेक्ट पड़ा था, पर एग्रीकल्चर जो था उसमें ग्रोथ हुई थी। द सर्विस सेक्टर वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द पैंडमिक। तो जो लीस्ट था वो एग्रीकल्चर था, जो मतलब उसमें कोई भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मतलब हुआ तो था, ऐसा नहीं सारे सेक्टर्स को हुआ था, बट लीस्ट अफेक्टेड था, और जो मोस्ट अफेक्टेड था वो सर्विस सेक्टर था, ठीक है। सॉरी। India's foreign exchange reserve stand as $634 billion as on 31 December 2021. This is equivalent of 13.2 months of imports. सिर्फ ये कितना मतलब 13.2 मंथ के इक्विवेलेंट था इम्पोर्ट, मतलब इतना ही बचा था, ठीक है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे 4th है लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया। और ये भी देख लीजिएगा सबसे आगे कौन है, मतलब चाइना 1st, जापान 2 एंड स्विट्ज़रलैंड 3, और बाकी इंडिया 4th पर आता है, ठीक। External debt on India stand at $593.1 billion at the end of September 2021. Central government debt increased from 49.1% of GDP in 2019 to 59.3% of GDP in 2020-21. India's balance of payment मतलब BOP remained surplus in the last 2 years also due to global pandemic. अब पैंडमिक था तो कहीं से कुछ आया जाए तो इसलिए जो सरप्लस में ही था। अब यहाँ पे देख लीजिए
टॉप 5 एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ बाय इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021 की बात हो रही है, जिसमें से यहाँ पे 5 दे रखे हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या किया गया और इंपोर्ट क्या क्या किया गया। तो पहले पर है फर्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं और क्रूड पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट किया गया, ठीक है। सेकंड पर्ल्स, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स और इंपोर्ट क्या किया गया है, गोल्ड। उसके बाद है थर्ड पर आयरन एंड स्टील और इंपोर्ट किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद है फोर्थ पर ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल। और इसके बाद है इंपोर्ट किया गया है पर्ल्स, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स। फिर फिफ्थ नंबर पर है गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल ज्वेलरी और इंपोर्ट में है कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। अब यहाँ पे टॉप 5 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट देख लीजिए। फर्स्ट में मरीन प्रोडक्ट्स, सेकंड पर है राइस एक्सेप्ट बासमती, मतलब बासमती को छोड़ करके कई सारे राइस और मतलब कि कई और तरह की वैरायटी जो एक्सपोर्ट की गई है। थर्ड पे है स्पाइसेस, फोर्थ पे शुगर, फिफ्थ पे बफेलो मीट। अब आगे देख लीजिए टॉप 5 importing and exporting countries in the financial year 2021 to 22। अप्रैल नवंबर में देख लीजिए टू होम डज इंडिया एक्सपोर्ट द मोस्ट, और जो इस इंडिया ने किसको सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ से एक्सपोर्ट किया, कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, और फ्रॉम होम डज इंडिया इम्पोर्ट द मोस्ट, और कहाँ से उसने इम्पोर्ट किया है। तो पहले पर है यूएस, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, ठीक है। उस तरह इम्पोर्ट वाले में देख लीजिए चाइना, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरबिया एंड इराक। तो आप इस डेटा को ध्यान से देखिए कि एक्सपोर्ट में उसने कहाँ से किया और इंपोर्ट कहाँ से किया, कहाँ से किया, लेकिन वो किस किस पोजीशन पर है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टॉप 3 एफडीआई इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए जो टॉप 3 एफडीआई इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ इन इंडिया हैं, उसमें से किस किस सेक्टर में, मतलब किस इंडिया के किस सेक्टर ने उसको अट्रैक्ट किया है। तो जैसे पहले पे सिंगापुर ने पहली कंट्री थी टॉप पर, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और दूसरी है यूएस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और तीसरी है मॉरिशस सर्विस सेक्टर। अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इम्पोर्ट फैक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2020-21 द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच मिलियन टन्स, मतलब 300.65 मिलियन टन्स, ठीक है। According to the first advance estimates for the year 2021-22, the total food grain production, मतलब खरीफ खराब की बात हो रही है, in the country is estimated to achieve a record level of 150.50 million tons. Oilseed production in India increased by what percentage from 2015 to 16 to 2020-21, मतलब 43% जो है इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 2015-16 से लेकर के 2020-21 में 43%। सॉरी, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज़ इन पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया। अब पल्सेस की बात हो रही है फ्रॉम 2013 to 14, मतलब 2013 और 14 में 2020-21 के बीच में कितना मतलब पल्स में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो 33%। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस 2021-22 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट, मतलब 257.2 लाख टन्स, ठीक है। परसेंटेज में 33% और ये यहाँ पे टन में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स। What is the average annual production of sugarcane? तो यहाँ पे 355 million tons. How much was the production of palm oil in the year 2019-20? 2.8 lakh tons, but its import is 88.17 lakh tons. अब यहाँ पे आगे ज़रा देख लेते हैं
ये सब डेटा है तो आपको ये सब याद ही करने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है, बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। Data of agriculture based production for the year 2020-21 as per economic survey 2021-22 various items, और यहाँ पे प्रोडक्शन क्या क्या हुआ है इन 2020 to 21। तो ऑयल सीड में कितना हुआ 36.1 मिलियन टन्स, शुगर में 32.6 मिलियन टन्स, मिल्क में 209.96 मिलियन टन्स, मीट में 8.8 मिलियन टन्स, फिश में 145 लाख मिलियन टन्स, और एग में हुआ है 122.11 नहीं 11 बिलियन। देख लीजिएगा, ये बिलियन में है और ये लाख में, फ़िश जो है लाख में और ये बिलियन में। आगे बढ़ते हैं। What was the per capita availability of eggs in the year 2020-21? तो यहाँ 91 eggs per year, ठीक। What is the all India per capita availability of milk in the year 2020-21? तो मतलब 427 grams per day. On the basis of the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices मतलब CACP, the government decides the MSP of how many essential agriculture crops। तो यहाँ पे 22 क्रॉप्स थी, तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 उसमें से आप देख लीजिए जो 22 क्रॉप्स दी गई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा खरीफ क्रॉप्स हैं मतलब 14, 6 रबी क्रॉप्स हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप्स जिसमें जूट एंड कोपरा है। The share of net irrigated area is what percentage of the total net sown area in the country? तो यहाँ पे 49% है। Of the net irrigated area 40% is irrigated through canal system and 60% through ground water। तो आप जो 49% एरिया है उसमें से इसमें से 40% जो है वो कनाल सिस्टम से इरीगेट किया जाता है और बाकी 60% जो है ग्राउंड वाटर से। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल प्रोडक्शन इन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स है यहाँ पे, और इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड। अब इंडिया देख लेते हैं। एग का प्रोडक्शन इंडिया में 3rd प्लेस पर होता है, मीट में 8 नंबर पर है, फ़िश जो है उसमें वो 2nd पोजीशन पर आता है तो 7.56% ऑफ द वर्ल्ड। मिल्क में 1st पोजीशन पर आता है मतलब 23% ऑफ द वर्ल्ड। शुगर में 2nd पोजीशन पर आता है। आपको बताना है सबसे मतलब 1st पोजीशन पर कौन है शुगर में, मैं पढ़ा चुकी हूँ उसे। विच इज़ द कंट्रीज 2nd लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? शुगर इंडस्ट्री। अब आपको देखना है 1st कॉटन इंडस्ट्री। फिर से पढ़ रही हूँ मैं, 1 सेकेंड। विच इज़ द कंट्रीज 2nd लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? तो ये शुगर इंडस्ट्री है, ये मतलब 2nd है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, 1st जो है वो कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? तो इंडिया ही है लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड। और 2nd जो है वो क्या है, 2nd एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और 2nd पोजीशन पर भी है शुगर में मतलब प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो यहाँ पे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, तो ये इंडिया है। हु इज़ द 2nd लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो मतलब इन एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारे लोगों को जॉब देती है। इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर 1 इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो लार्जेस्ट जो है कंज्यूमर है और जो नंबर 1 पोजीशन पे है इम्पोर्ट करता है क्या, वेजिटेबल ऑयल्स। According to the Economic Survey 2021-22, in the year 2020-21, the extent of road construction per day has increased to how many kilometers? तो 36.5 किलोमीटर्स जो है पर डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। इन द ईयर 2020-21 13,327 किलोमीटर ऑफ रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड।
ठीक, अब तक इतनी मतलब कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं रोड्स। इसके अलावा 64.45 लाख किलोमीटर्स। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रोड्स आफ्टर यूएस। तो यूएस के बाद जो है इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रोड्स हैं। इंडियन रेलवे इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद मोर दैन 68,102 किलोमीटर ऑफ रूट्स। मतलब जो है रेलवे नेटवर्क में इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पर है। ठीक, थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। According to the Economic Survey 2021-22, the total of 87 railway stations have been equipped with Wi-Fi facility by the 5th December 2021. अब आगे यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। According to the Ministry of Railways data as on March 24, 2022, Wi-Fi facility has been installed at 6,100 रेलवे स्टेशन। मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ बता रही है, अभी हाल ही का डाटा है कि मार्च 24, 2022 के हिसाब से कि मतलब 6,100 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई जो है लग चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए 6,000 नहीं, जो लगा है जो 6,100 नंबर पे जो है वो उबरनी यूपी में एक स्टेशन है, वहाँ पे लगा है। इससे पहले और भी कई सारे होंगे। According to the survey, by which year the Indian Railways has again set a target of zero carbon emission by 2030. To achieve this target, Railway will electrify 100% of its network by December 2023. Note, as per the Railway Ministry data, on the 24th March 2022, 100% of electrification of Konkan Railway has been completed. ठीक है, तो कोनकान रेलवेज़ में जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और ये डेटा की डेट है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन नंबर 2021 प्रेस रिलीज, ठीक है, हाउ मैनी मिलियन टन्स ऑफ रॉ स्टील प्रोडक्शन वॉज इन नवंबर 2021। तो यहाँ पे होगा 143.3 million tons. According to the World Investment Report 2021, which is the fifth largest recipient of service sector FDI inflows, तो यहाँ पे इंडिया है। India's share in global services export stands at 4.1% in 2020. अब आगे देखते हैं शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन द GVA ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट दे रखे और इनका जो है शेयर इन सर्विस सेक्टर इन 2021। तो चंडीगढ़ जो है हाईएस्ट है, सिक्किम जो है लोएस्ट है। तो चंडीगढ़ जो हाईएस्ट है, ये 74% जो है इसका शेयर है सर्विस सेक्टर में। इसके बाद सिक्किम सबसे लोएस्ट है, तो ये 24.25% इसका है। बिहार का 57.14% शेयर है सर्विस सेक्टर में। ट्रेड इन सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अप्रैल दिसंबर के बीच में टोटल सर्विस एक्सपोर्ट कितनी हुई है, $177.7 बिलियन, और टोटल सर्विसेज इंपोर्ट की गई $103.3 बिलियन। ठीक है, टॉप सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो है कंप्यूटर्स 80% ऑफ टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब टॉप सर्विसेज जो इंपोर्ट करी गई हैं वो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 75% ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट्स। तो आप याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज में जो है वो टुगेदर सारी चीज़ें मिला करके सबसे ज़्यादा 75% जो है सर्विस इंपोर्ट करते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। According to the World Bank data for November 2021, India is the largest remittance recipient country in the world. ठीक है, and it has been continuously since 2008 या 2008. Second and third place is held by China and Mexico respectively. तो इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पर है यहाँ पे रेमिटेंस में। और ये किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने बताया। कब बताया कि नवंबर 2021 में। इन द ईयर 2021 अ टोटल ऑफ $87 बिलियन वॉज रेमिटेंस इनफ्लो इन इंडिया। मतलब $87 बिलियन जो है आ रहा है इंडिया में
ये बताया गया है कि 2021 ईयर का डेटा बता रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट वाज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स एट द एंड ऑफ सितंबर 2021? तो ये 6.9% है। द नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो स्टूड एट 2.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड CPIC जो है इन्फ्लेशन इन इंडिया इन 2021-22 अप्रैल दिसंबर की बात हो रही है, वॉज व्हाट परसेंट? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन कितना था CPIC के एक हिसाब से, तो यहाँ पे 5.2% था। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन होल सेल प्राइस इंडेक्स मतलब WPI ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 2021-22? तो अप्रैल दिसंबर में मतलब कितना देखा गया है? 12.5%। According to Economic Survey 2021-22, इंडिया हैज़ द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट पे है रशिया, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे कनाडा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है 10th पोजीशन पर है और इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 में बताया गया है ये चीज़। तो इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इट्स कंट्री, तो ये 8th पोजीशन पर है, इंडिया की 8th रैंक है। द कंट्री विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, तो ब्राज़ील 59%, सेकंड पे है पेरू, थर्ड पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मतलब DRC। ठीक, इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग 2010 एंड टू 2020। The area covered by the total forest of India is 2% of the total forest of the world। मतलब जो इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो सिर्फ वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें से सिर्फ 2% है। ठीक, जो मतलब इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसका जो एरिया है वो सिर्फ वर्ल्ड के 2% ही है। What is the percentage increase seen in the forest cover of India during the year 2011 to 2021? तो ये 3% जो है इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 2011 से 2021 तक में सिर्फ 3% ही इंक्रीज़ हुआ। मच ऑफ दिस मेनली एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन द डेंस कंडेंस्ड फॉरेस्ट एरिया विच ग्रू एट द रेट ऑफ 20% ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक, द वर्ल्ड्स फूड सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। ओके, व्हेन वाज द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 नोटिफाइड? तो ये अगस्त 2021 में नोटिफाई किया गया है अमेंडमेंट वाले। तो इट एम्स टू फेज़ आउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय जुलाई 1, 2022। तो इसमें ये भी बताया गया है, इसमें एम रखा गया है कि जुलाई 2022 और 1 जुलाई तक सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, मतलब फेस आउट कर देंगे। अब आप देख ही रहे होंगे कि अभी तक ख़त्म हुई है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बाय विच ईयर द रिडक्शन ऑफ PM particulate matter concentration is to be achieved by 20 to 30% under the National Clean Air Program? तो टेकिंग 2017 एज द बेस ईयर, मतलब बेस ईयर 2017 है, तो बाय 2024। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर को जो है कंसनट्रेशन 20 to 30% जो है कम करना है। ठीक, और किसके तहत? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और बेस ईयर क्या ले रहा है? 2017। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021 to 22, the river Ganges, which is the largest river basin in India, contributes what percentage to India's water resources? तो ये 28% जो है contribute करता है। The Ganga river basin covers more than a quarter of the country's land area and covers about 43% of its population. According to the announcement of the Prime Minister on June 5, 2021, by which year India will achieve the largest blending 20% ethanol in petrol? तो 20% ethanol जो है कब मिला लेगा और
कब मिलाएगा मतलब पेट्रोल में, तो ये 2025 ईयर बताया गया। द लार्ज अर्लियर दिस टारगेट वाज 2030, तो पहले ये टारगेट जो 2030 था अब इसे कम करके 2025 पर ले आया गया। तो गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 10% एथनॉल इन पेट्रोल बाय द ईयर 2022। तो मतलब जो 10% की बात हो रही है मिलाने की पेट्रोल में एथनॉल, तो वो 2022 में, और जो 20% एथनॉल मिलाने की बात हो रही है वो 2025 की। अ पोर्टल नेम परख, जो एक पोर्टल है वो परख नाम से बनाया गया है, वो सेट अप इन जून 2021 अंडर विच द एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज विल बी मेजर्ड ऑन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है परख नाम की जो एक पोर्टल बनाई गई है ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, और बनाई कब गई है? जून में। आगे देखते हैं। What is the rank of Indian pharmaceutical industry in the world in terms of volume of pharmaceutical production? तो यह इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक ड्रग्स विद अ शेयर ऑफ 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर है जेनरिक ड्रग्स का। ठीक है, और जो ग्लोबल में 20% of the global supply. Domestic aviation traffic in India more than doubled from about 61 million in 2013 to 2014 to about 137 million in 2019-20। ठीक है, मतलब 61 मिलियन जब था तो 2013-14 में था, बट अभी जो 2019-20 में वो 137 मिलियन हो चुका है। डोमेस्टिक एविएशन ट्रैफिक की बात हो रही है। इंडिया हैज़ 13 मेजर पोर्ट्स। इंडिया में जो, तो आप सभी को पता है कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं। द ट्रैफिक एट दीज पोर्ट्स वॉज 672.68 million tons during the year 2020-21. The Port Authority Act 2021 was notified in Feb 2021 itself. उसने खुद ही जो है अपने खुद से ही नोटिफाई किया है, मतलब बताया है कि ऐसा हो चुका है। According to the economic survey, which act was brought by the replacing the more than 100 years old Inland Ship Act 1917। तो ये Inland Ship Act जो होगा 2021 ने जो है रिप्लेस किया है किसको? जो बहुत मतलब 100 साल पुराना Inland Ships Act जो था उसको। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। The total number of telephone subscriber in India reached how many millions in March 2021? तो ये 1200.88 million. In March 2021, 45% of the telephone subscriber were in rural areas and 55% in urban areas. तो 45% आपको कहाँ पे मिलेंगे? गाँव में, और 55% आपको शहरी आबादी में मिलेंगे। मतलब टेलीफोन सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं। The number of internet users in India reached how many millions in June 2021? तो ये 833.71 मिलियन जो है इंटरनेट यूज़र्स हैं। According to economic survey, in which month did the second wave of COVID-19 reach its peak? तो ये मई 2021 में रीच किया था। सेकेंड वेव की बात हो रही है कोविड-19 के। द फर्स्ट वेव पीक्ड इन सितंबर 2020 में। ठीक है, जो पहली वेव थी वो जब वो हाईएस्ट थी, मतलब पीक पर थी, तो वो सितंबर 2020 थी, और सेकेंड वेव जो थी मई 2021। How much relief package was announced by the central government in June 2021 to reduce the impact of second wave of COVID-19 and support the economy? तो ये 6.28 लाख करोड़ का पैकेज था, ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ के लिए दिया था कोविड-19 के। क्रूड ऑयल एंड कंडेंसेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 was 30.49 million metric tons. India depends on imports to
इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट मोर देन 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कमोडिटीज़ है प्रोडक्शन इन द ईयर 2020-21। तो क्रूड ऑयल में 30.49 मिलियन मेट्रिक टन्स, नेचुरल गैस में 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। उसके बाद है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 233.51 मिलियन मेट्रिक टन्स। According to the Economic Survey 2021-22, the number of startups increased to more than 14,000 in the year 2021-22. Where was Bangalore now became the startup? Where has Bangalore now became the startup capital of India? तो वो दिल्ली। India has become the third largest startup ecosystem in the world after US एंड चाइना। यूएस एंड चाइना के बाद जो है थर्ड पोजीशन पर आता है इंडिया लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में। 44 इंडियन स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन द ईयर 2021, ड्यू टू विच द टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 83 बाई जनवरी 2022। India has more than 65,000 recognized startup as March 2022. A startup company with a value of more than $1 billion is called a unicorn. तो यूनिकॉर्न कंपनी उसको कहते हैं जिसका जो उसकी वैल्यू है वो $1 बिलियन जो होगी, तो उसे एक यूनिकॉर्न मतलब स्टार्टअप या यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा। आगे देखते हैं। According to the Economic Survey 2021-22, the number of startups in the space sector has become, तो ये 101 हो गए। In the year 2021, only 47 new startups were made in the space sector. What is the percentage of India's contribution to the space economy? तो ये only 2% है, लेकिन स्टार्टअप्स कितने हो गए हैं 2021 तक? ये 47 तक जो है, मतलब 47 जो हो गए न्यू स्टार्टअप्स हुए हैं, मतलब स्पेस सेक्टर की बात हो रही है। ये हो चुका आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन ऑफ इंडिया। तो ये 9 चैप्टर है। अब जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देख लीजिए आप, ये इमेज 200 करोड़ टीके, 200 करोड़ जीत टीके, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। The government of India launched the world's largest COVID vaccination program on 16 January 2021. आप सभी को पता होगा ये। और who has been given the first COVID vaccine in India? तो मनीष कुमार, तो ये सफाई कर्मचारी था दिल्ली में, तो उसको सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी। और सब लगना कब स्टार्ट हुई थी? 16 जनवरी 2021 से, ठीक है। India achieved the target of 100 crore vaccine doses on 21st October 2021। मतलब 100 करोड़ तक की जो वैक्सीन थी वो जो है 21 अक्टूबर 2021 तक लग चुकी थी 100 करोड़ लोगों को। बहुत बड़ी बात है। In this sequence, India has completed the largest of 200 crore vaccine doses on 17 July 2022। और ठीक है, since the start of vaccination campaign on 16 January 2021, it took about 9 months to reach the 100 crore mark and a total of 18 months to reach the 200 crore vaccination, with the highest single day vaccination record on 17 September 2021. It was achieved when 2.5 crore vaccines were administered in a single day। ठीक है। अब
The central government launched the 75-day COVID vaccination Amrit Mahotsav with effect from July 15, 2022 to provide free preventive doses to all eligible adult population at government COVID-19 vaccination sectors. ठीक है, centers. In the union budget for the year 2021-22, the rupees 35,000 crore was allocated for vaccine procurement under the COVID-19 vaccination program, Vaccine Maitri initiative. अब ये देख लेते हैं. This initiative was launched in the January 2021 to provide COVID-19 vaccines to partner countries. Under this initiative, Bhutan received the first vaccines from India. ठीक है, तो मतलब भूटान को जो है इंडिया ने वैक्सीन दी थी. आगे देखते हैं. वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत इंडियाज़ डोमेस्टिक कोविड-19 वैक्सीन. तो इंडिया की जो डोमेस्टिक कोविड-19 वैक्सीन है वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं और किसने डेवलप की है उसे. तो कोवैक्सीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद भारत बायोटेक एंड ICMR's नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. कोविशील्ड को किसने बनाया था? डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ICMR ऑफ इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड. अब कोवोवैक्स किसने बनाया था? डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. कॉर्बेवैक्स जो है वो डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल ई लिमिटेड. और जाइको डी, तो ये डेवलप किसने की थी? ये जायडस कैडिला ने बनाई थी. अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड फॉर एनिमल्स. तो ये थी एनकोवैक्स. ठीक है, ये एनिमल्स के लिए बनाई गई थी. वैक्सीन अप्रूव्ड बाई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. तो मतलब DCGI ने अप्रूव की थी वैक्सीन्स. तो यहाँ पे वैक्सीन्स जो इंडिया में है और वैक्सीन के टाइप और वो जो है इमरजेंसी अप्रूवल बताया गया था. तो यहाँ पे देख लीजिए. तो कोविशील्ड जो है वो नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है. मतलब कोविशील्ड जो है नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर, और ये जो है इसको जो अप्रूवल मिला था 1 जनवरी 2021 को. फिर कोवैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड. तो ये 3 जनवरी 2021 को इसको अप्रूवल मिला था. उसके बाद रशिया की स्पुतनिक वी जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, इसको अप्रैल 2021 में. आप इसे देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पुतनिक वी जो है वो किस तरह की मतलब वैक्सीन है, तो उसका आपको टाइप पता होना चाहिए. अमेरिकाज़ मॉडर्ना जो है वो mRNA है और ये जून 2021 को इसको अप्रूवल मिल गया था. अब अमेरिका की 2 वैक्सीन है, तो एक जॉनसन्स हो गई, तो ये वेक्टर वैक्सीन है और ये अगस्त 2021 में इसको अप्रूवल मिल गया था. जाइकोवी डी, तो ये DNA बेस्ड है और इसको अगस्त 2021 में मिल गया था अप्रूवल. कोवोवैक्स जो है प्रोटीन सब यूनिट है, दिसंबर 2021 में इसको अप्रूवल दिया गया था. कोबेवैक्स जो है ये प्रोटीन सब यूनिट है, ये दिसंबर 2021 में इसको अप्रूवल दिया गया था. स्पुतनिक लाइट, ठीक है, स्पुतनिक लाइट है, ये वी नहीं है, तो ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है. तो ये Feb 2022 को इसको अप्रूवल दे दिया गया था. आगे देखते हैं इंडियाज़ एंटी कोविड ड्रग. अब इंडिया की जो एंटी कोविड ड्रग है वो देख लेते हैं. ड्रग वो तो वैक्सीन की बात हो गई, ये जो है ड्रग की बात हो रही. 2-deoxy ग्लूकोज मतलब 2-DG डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद DRDO. इट ऑल्सो गॉट अप्रूवल फ्रॉम द DCGI. दिस मेडिकेशन कम्स एज ए पाउडर. जो ये मेडिकेशन है वो पाउडर फॉर्म में आती है इन सैशेट टू डिज़ोल्व इन वाटर एंड टेकन ओरली. और इसको पानी में डिज़ोल्व करके मतलब घोल करके पीने वाली वैक्सीन बनाई गई है. और किसने बनाई है? ये बनाई है विद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद में DRDO, और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है. इसका नाम क्या है देख लीजिए. 2-deoxy ग्लूकोज मतलब 2-DG. ये भी देख लीजिए. हर घर दस्तक अभियान, ये क्या है? दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 3rd November 2021. Under this, those people who missed the first dose due to some reason and are yet to take their second dose
आर बीइंग वैक्सीनेटेड थ्रू मोबाइल टीम्स बाय विजिटिंग देयर होम्स। ठीक है, मतलब जिनका फर्स्ट डोज मिस हो गया किसी वजह से, उनके लिए था ये अभियान। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन जो था, दो देख लीजिएगा 2.0 में क्या कहा गया है। टू स्पीड अप टू स्पीड अप कवरेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब और जल्दी जल्दी मतलब लोगों को लगाने की बात कही गई है। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन वॉज लॉन्च फ्रॉम 1 जून 2022। दिस कैंपेन विल रन टिल 31 जुलाई 2022। अभी मतलब अभी हाल ही में ये अगस्त जुलाई तक ये ख़त्म की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंडिया के जो हुए थे कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन हुए थे वो देख लेते हैं। तो पहला जो राउंड हुआ था वो जो है 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था। आप बता चुकी हूँ मैं पहले भी डेट। तो ये हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को मतलब फर्स्ट राउंड में कवर किया गया था। सेकेंड राउंड में फ्रॉम 4 मार्च और मतलब पहली मार्च में जो सेकेंड राउंड जब कोविड वैक्सीनेशन का जब स्टार्ट हुआ था तो वो 4 मार्च 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो ये जो लगा था ये पीपल ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, जो 60 साल से ऊपर के लोग थे उन्हें लगा था। फिर उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 पीपल ऑफ 45 ईयर्स एज एंड अबव। ठीक, अब थर्ड फेज में देख लीजिए। फ्रॉम 1 मई 2021 पीपल फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज, हाँ 21 ही है, पीपल फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। फिर फ्रॉम 3 जनवरी 2022 पीपल अबव द एज ऑफ 14। फिर फ्रॉम 10 जनवरी 2022 बूस्टर डोज वाज अलाउड टू फ्रंट लाइन वर्कर्स एज वेल एज पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। फिर इसके बाद फ्रॉम 16 मार्च 12 to 14 years old. फिर इसके बाद फ्रॉम 10th अप्रैल 2022 सिमिलरली द परकुलेशन डोज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 59 स्टार्टेड फ्रॉम 10 अप्रैल 2022। फिर इसके बाद फ्रॉम 26 अप्रैल से जो है स्टार्ट हुआ था तो टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पढ़ लीजिए। अ गैप ऑफ 9 months फॉर 39 वीक्स, या फिर अ गैप ऑफ 9 months और 39 वीक्स मतलब 39 हफ्ते या फिर 9 मंथ का गैप जो था वो ज़रूरी था। किसके लिए? वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अप्लाइंग द बूस्टर डोज के लिए, उसके लिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द सेकेंड डोज। नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 6 month और 26 वीक। अब ये रिड्यूस कर दिया गया। पहले जो था 9 months और 39 वीक्स थे, अभी ये 6 month और 26 वीक हो गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए कोविन 2.0, ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है अंडर विच इंफॉर्मेशन सच एज वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ऑफ वैक्सीन स्टोरेज एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जा रहा था। हु बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19। तो जो वो टेरिटरी थी लद्दाख। Who became the first union territory to do 100% vaccination both doses? तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड। Who became the first union territory to vaccinate all children in the age group 15 to 18 years? तो लक्षद्वीप। Who became the first village in India to have 100% COVID vaccination of its adult population? तो वेयान जम्मू कश्मीर। विच बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डू फुल कोविड वैक्सीनेशन डबल डोज की बात हो रही है। तो ऑफ 100% एलिजिबल पॉपुलेशन 18%। तो ये किन्नौर था, हिमाचल प्रदेश HP। हु बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% वैक्सीनेशन? तो भुवनेश्वर। विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव फुल इम्यूनाइजेशन बोथ डोसेज ऑफ टारगेट एलिजिबल पॉपुलेशन? तो 18% एज की 18 प्लस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द वैक्सीन वेयर वोट्स देयर वैक्सीनेशन ड्राइव? Which state union territories has launched the vaccine where voters their vaccination drive? तो ये दिल्ली। इसके बाद है which state launched the मातृ कवतम कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन
ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, तो ये केरला, मतलब केरला के लिए बताया गया था, जो जहाँ पे केरला में बनाया गया था ये, और ये प्रेग्नेंट वोमेंस के लिए था। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ईयर 2021। बहुत ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूछता है भाई। और चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।